आज के इस खास और गहन विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 31 मार्च 2026 है जी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, कैलेंडर के हिसाब से ये फाइनेंशियल ईयर का बिल्कुल आखिरी दिन है। बिल्कुल, क्लोजिंग का दिन। हाँ, मतलब आमतौर पर आज के दिन क्या होता है, दफ्तरों में बैलेंस शीट मिलाने की होड़ मची होती है, हर कोई क्लोजिंग के दबाव में होता है। सही कहा। लेकिन आज की जो तस्वीर सामने आ रही है ना, वो बिल्कुल अलग और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाली है। और ये तस्वीर इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि देखिए आज महावीर जयंती है। हाँ, आज तो सार्वजनिक अवकाश है। जी, देश भर में बैंक और सरकारी दफ्तर बंद है। लेकिन अगर हम जरा बाहर नजर डालें तो पूरे देश में जीवन बीमा निगम यानी LIC की शाखाएं पूरी तरह से खुली हुई हैं। और दरवाजों के बाहर प्रीमियम जमा करने वालों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ओहो, तो मतलब ये सिर्फ वित्तीय वर्ष के अंत की आम व्यस्तता नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये साफ दिखाता है कि जमीन पर एक अजीब सी घबराहट है, सिस्टम पर एक बहुत ही भारी दबाव है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का जो मिशन है ना, वो भी ठीक यही है। हम उन सभी स्रोतों, रिपोर्ट्स और डेटा के पन्नों को आज पलटेंगे जो ये साबित करते हैं कि कैसे पश्चिम एशिया में चल रहा एक भयंकर संकट एक डोमिनोज इफेक्ट पैदा कर रहा है। एक ऐसा प्रभाव जिसने वैश्विक ऊर्जा बाजार से लेकर हमारी रसोई तक हलचल मचा दी है। एग्जैक्टली। और शेयर बाजार हो या कॉरपोरेट बोर्ड रूम्स, कोई भी इससे अछूता नहीं है। जी। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मीलों दूर हो रही भू राजनीतिक उथल-पुथल का सीधा असर हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था के ब्लड प्रेशर को कैसे बढ़ा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरी स्थिति को गहराई से समझने के लिए हमें उस स्रोत बिंदु पर जाना होगा, मतलब उस एपिसेंटर पर जहां से ये सब शुरू हो रहा है। यानी पश्चिम एशिया का युद्ध। जी हाँ। अब ये कोई छिटपुट संघर्ष नहीं रह गया है। ताज़ा घटनाक्रम ये है कि अमेरिका और इजरायल ने सीधे तौर पर ईरानी परमाणु और स्टील सुविधाओं पर भारी हमले किए हैं। बाप रे, ये तो एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है। बहुत बड़ा। और जाहिर सी बात है, इसके बाद कोई भी खामोश तो बैठने वाला था नहीं। बिल्कुल नहीं। जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं वो बताती हैं कि इसके जवाब में ईरान ने फारिस की खाड़ी और कुवैती बंदरगाहों पर बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की है। और हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि इस क्षेत्र में 10,000 अमेरिकी सैनिकों की नई तैनाती की अटकलें तेज हो गई हैं। जी। भू राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये एक बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया की तस्वीर है। बिल्कुल। और देखिए, हम यहाँ किसी भी पक्ष के सही या गलत होने का फैसला नहीं कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ उन तथ्यों को सामने रखना है जो सीधे तौर पर बाजारों को चला रहे हैं। और तथ्यों की बात करें ना, तो सबसे बड़ा तथ्य है कच्चा तेल। जब भी उस क्षेत्र में कोई मिसाइल गिरती है तो दुनिया भर के बाजारों में क्रूड ऑयल के चार्ट्स लाल हो जाते हैं, लाल रंग से भर जाते हैं। हाँ। कच्चे तेल की कीमतें सीधे $110 से उछलकर $122 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं। $122। जी। और अगर ब्रेंट क्रूड को देखें तो उसमें 50% का सीधा उछाल दर्ज किया गया है। ये कोई मामूली वृद्धि नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा एनर्जी शॉक है। इसे समझने के लिए मैं एक उपमा देना चाहूंगी। हर्मूज जलडमरू मध्य, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हर्मूज कहते हैं, वह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की एक मुख्य धमनी या आर्टरी की तरह है। मतलब दुनिया के कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। जी। और इस युद्ध के कारण ये धमनी बहुत जोर से दब गई है। बिल्कुल सही उपमा है। और हम सब जानते हैं, जब शरीर की मुख्य धमनी दबती है तो पूरे आर्थिक शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो बेतहाशा बढ़ जाता है। और इस ब्लड प्रेशर के बढ़ने का जो तंत्र है ना, वो बहुत सीधा है। मतलब जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल पंप के दाम नहीं बढ़ते। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। जी, हर उस चीज की कीमत बढ़ जाती है जिसे ट्रकों या जहाजों से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन इस बार का संकट सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो और क्या है? यह सप्लाई के पूरी तरह से रुक जाने के डर से जुड़ा हुआ है। और ये डर अब भारत के आम जनजीवन में साफ दिखाई भी दे रहा है। अगर हम कर्नाटक के मांड्या जिले का ही उदाहरण लें। हाँ, वो खबर काफी चर्चा में है। बिल्कुल। वहां के डिप्टी कमिश्नर ने एक आधिकारिक आदेश जारी करके पेट्रोल पंपों पर डिब्बे या बोतलों में ईंधन देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि लोग घबराहट में, मतलब पैनिक में आकर घरों में पेट्रोल और डीजल जमा करने लगे थे। और देखिए, घबराहट सिर्फ आम नागरिकों में ही नहीं है, बड़े व्यवसायों का भी दम घुट रहा है इस वक्त। क्या कभी किसी ने सोचा था कि मध्य पूर्व के युद्ध का असर
पिज्जा के डिलीवरी पर पड़ेगा। पिज्जा की डिलीवरी मतलब डोमिनोज की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। भारत का लगभग 60% लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी अपना एलपीजी जी। वो उसी हरमूज जलडमरू मध्य से आता है जो इस वक्त युद्ध का केंद्र बना हुआ है। बाप रे। और इसी सप्लाई चेन के टूटने का नतीजा है कि जुबिलियन फूड वर्क्स, जो भारत में डोमिनोज जैसी विशाल रेस्टोरेंट चेन चलाती है, उसे एलपीजी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब उनके अवन ठंडे पड़ रहे हैं? जी हाँ, और उन्हें अपने ऑपरेशंस चालू रखने के लिए आनन फानन में बिजली और पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस जैसे महंगे विकल्पों की ओर शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो ये तो एक तरह का चेन रिएक्शन हो गया, मतलब हरमूज में तनाव हुआ जी, जिसका मतलब है समुद्र में टैंकर फंसे, बिल्कुल, जिससे भारत में एलपीजी की कमी हुई और अंततः एक रेस्टोरेंट का ओवन बंद होने की नौबत आ गई। यही तो डोमिनोज इफेक्ट है। सच में। लेकिन क्या सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो गई है? मतलब कुछ टैंकरों के सुरक्षित निकलने की भी तो खबरें आ रही थी ना? हाँ, एक छोटी सी राहत की खबर जरूर है बीच में। समुद्री ट्रैकिंग डेटा के अनुसार अगर देखें तो BWTYR और BWALM जैसे 6 बड़े एलपीजी टैंकर वो उस युद्धग्रस्त और खतरनाक क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलकर भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। ओहो, चलो ये तो अच्छी बात है। जी, इससे कुछ हफ्तों के लिए रसोई गैस की आपूर्ति को सहारा मिल जाएगा। लेकिन ये एक स्थायी समाधान तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली तूफान तो सरकार की बैलेंस शीट पर आ रहा है। हाँ, और यहीं पर ना आर्थिक नीतियों का सबसे बड़ा पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। सरकार ने इस संकट के बीच पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती की है, जिसका प्रभावी असर करीब 3 रुपए प्रति लीटर है। जी। और डीजल पर तो एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरह से शून्य ही कर दिया है, जो कि आम जनता के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल राहत लगती है। लेकिन जो डेटा हमारे सामने है वो डराने वाला है। तेल विपणन कंपनियों यानी जो OMCs हैं, उनको डीजल पर 35 रुपए प्रति लीटर का भारी नुकसान हो रहा है। 35 रुपए? ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है। क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महंगा क्रूड खरीद रही हैं, लेकिन घरेलू बाजार में कीमतें नहीं बढ़ा पा रही है ना। और सिर्फ कंपनियों का ही नुकसान नहीं है। इस एक्साइज ड्यूटी की कटौती से भारत सरकार को लगभग 1.3 ट्रिलियन रुपए के राजस्व यानी रेवेन्यू का नुकसान होने का अनुमान है। 1.3 ट्रिलियन? ओहो। जी, सरकार का यह कदम दरअसल प्राइस कंट्रोल यानी मूल्य नियंत्रण से हटकर प्रॉफिट रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी लाभ पुनर्वितरण की तरफ जाने की एक रणनीति है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल, आसान भाषा में समझें तो सरकार तेल निकालने वाली अपस्ट्रीम कंपनियों से मुनाफा ले रही है और उसे रिफाइनरी और रिटेल कंपनियों की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि जनता पर सीधा बोझ ना पड़े। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। जी, पूछिए। 1.3 ट्रिलियन का घाटा कोई छोटी रकम तो है नहीं। क्या सरकार लंबे समय तक इस झटके को बर्दाश्त कर सकती है? बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर ये रेवेन्यू नहीं आएगा तो सरकार जो सड़कें, रेलवे या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, वो पैसा कहाँ से आएगा? बिल्कुल। क्या हम भविष्य के विकास की कीमत पर आज की महंगाई को रोक रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये एक बहुत ही जायज चिंता है। देखिए, अर्थशास्त्र का एक बुनियादी नियम है कि आप घाटे को हमेशा के लिए छिपा नहीं सकते। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें जल्द नीचे नहीं आईं, तो सरकार को मजबूरी में अपने बुनियादी ढांचे के खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ेगी। और उसका सीधा असर लंबी अवधि में देश की आर्थिक विकास दर पर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। और ये घाटा सिर्फ सरकारी खजाने तक ही सीमित नहीं रहता है। हाँ, मुद्रा पर भी तो असर पड़ता है। का आयात बिल डॉलर में बेतहाशा बढ़ जाता है। विदेशी मुद्रा बाजार में इसका जो असर दिखा है वो ऐतिहासिक है। बिल्कुल। हमने देखा कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 95.14 के एक नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर जा गिरा। जी, और रुपए के इस पतन के पीछे सिर्फ तेल का आयात बिल ही जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, और क्या कारण है? विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली। डेटा बताता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs ने सिर्फ मार्च के महीने में 1.2 लाख करोड़ रुपए की निकासी की है। बाप रे, 1.2 लाख करोड़ सिर्फ एक महीने में? जी, इसे संदर्भ में समझें तो ये इतिहास की सबसे बड़ी मासिक बिकवालियों में से एक है। जब इतनी बड़ी मात्रा में डॉलर देश से बाहर जाता है और दूसरी तरफ तेल खरीदने के लिए और डॉलर्स की मांग बढ़ती है, तो जाहिर है विदेशी मुद्रा भंडार पर दोहरा प्रहार होता है। बिल्कुल। यही कारण है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक झटके में $30 बिलियन की गिरावट आ गई।
30 बिलियन डॉलर। और जब रुपया इतनी तेजी से गिरता है ना, तो बाहर से आने वाला हर सामान, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो या फिर रसोई का खाने का तेल, सब महंगा हो जाता है। जी, और ये देश में एक भयंकर महंगाई ला सकता था। और यही एंट्री होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की। बिल्कुल। उन्होंने सट्टेबाजी को रोकने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे बाजार को चौंका दिया। उन्होंने बैंकों के नेट ओपन फॉरेक्स पोजीशंस की सीमा को 10 अप्रैल तक सिर्फ $100 मिलियन पर फिक्स कर दिया। जी, और इस नेट ओपन फॉरेक्स पोजीशन के तंत्र को समझना बहुत जरूरी है श्रोताओं के लिए। हाँ, प्लीज समझाइए। देखिए, आमतौर पर बैंक डॉलर और रुपए के उतार चढ़ाव पर दांव लगाते हैं। जब उन्हें लगता है कि रुपया और गिरेगा, तो वो भारी मात्रा में डॉलर खरीद कर रख लेते हैं, जिसे लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। अच्छा। इससे बाजार में डॉलर की कृत्रिम कमी हो जाती है और रुपया और तेजी से गिरता है। समझ गई। तो जब आरबीआई ने अचानक नियम बदला कि कोई भी बैंक $100 मिलियन से ज्यादा की पोजीशन नहीं रख सकता, तो जिन बैंकों के पास अतिरिक्त डॉलर थे, उन्हें मजबूरी में बाजार में तुरंत डॉलर बेचने पड़े। और डॉलर की सप्लाई बढ़ते ही रुपया तुरंत सुधारकर 93.59 पर आ गया। लेकिन क्या ये एक पैनिक रिएक्शन नहीं था आरबीआई की तरफ से? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? इसे ऐसे समझिए कि कोई बेतहाशा भागती हुई ट्रेन है और किसी ने अचानक उसकी इमरजेंसी चेन खींच दी। अब ट्रेन तो रुक जाएगी, मतलब रुपए की जो फ्री फॉल गिरावट थी वो तो थम गई जी। लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों का क्या? वे तो झटके से अपनी सीटों से गिरेंगे ना। बहुत सही उपमा दिया आपने। यहाँ यात्री वो बैंक हैं जिन्होंने डॉलर महंगे होने की उम्मीद में खरीदे थे। अचानक नियम बदलने से उन्हें औने पौने दाम पर डॉलर बेचने पड़े। बिल्कुल। और इस मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट की वजह से बैंकिंग सेक्टर को लगभग 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। जी। तो सवाल ये है कि सट्टेबाजी रोकने के चक्कर में क्या ये इलाज बीमारी से ज्यादा दर्दनाक नहीं हो गया? देखिए, डैमेज कंट्रोल में अक्सर ऐसी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। ये सच है कि बैंकों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अगर आरबीआई ये चेन नहीं खींचता ना, तो रुपया 100 के पार भी जा सकता था, जो कि बहुत ही भयानक होता। बिल्कुल, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक तबाही होता। ये घटना साबित करती है कि जब भू राजनीतिक हालात बेकाबू होते हैं, तो केंद्रीय बैंकों को फ्री मार्केट के नियमों को ताक पर रखकर ऐसे सख्त और अलोकप्रिय कदम उठाने ही पड़ते हैं। सही कहा। और इस पूरी मैक्रो इकोनॉमिक यानी व्यापक आर्थिक उथल पुथल ने कॉर्पोरेट इंडिया को भी हिलाकर रख दिया है। जी। जो डेटा हम देख रहे हैं वो बताता है कि बड़े कॉर्पोरेट्स इस समय भारी आंतरिक और बाहरी दबावों से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ पुरानी व्यवस्थाओं की नींव दरक रही है, तो दूसरी तरफ भविष्य की नई जमीन तैयार की जा रही है। और पुरानी व्यवस्था के दरकने का सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है एचडीएफसी बैंक। जी हाँ। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के वैल्यूएशन में $16 बिलियन की भारी गिरावट आई है। ये कोई साधारण बाजार का उतार चढ़ाव तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस गिरावट के साथ जो विवाद जुड़ा है ना, वो और भी गहरा है। आप अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की बात कर रहे हैं? जी। बैंक के पूर्व चेयरमैन का इस्तीफा कॉर्पोरेट हलकों में चर्चा का बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने खुद सामने आकर स्पष्ट किया है कि उनका पद छोड़ना किसी भी तरह के सत्ता संघर्ष या पावर स्ट्रगल का हिस्सा नहीं था। हाँ, मैंने भी उनका वो बयान पढ़ा था और वो बयान बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये इस्तीफा बैंक की कार्यप्रणालियों और उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता यानी एथिक्स एंड वैल्यूज के बीच असंगति के कारण था। जी। और वित्तीय दुनिया में जब किसी इतने बड़े संस्थान का शीर्ष अधिकारी सीधे तौर पर नैतिकता और मूल्यों का हवाला देकर पद छोड़ता है, तो ये केवल एक एचआर का मामला नहीं रह जाता। ये निवेशकों के मन में संस्थागत गवर्नेंस को लेकर गहरे सवाल खड़े करता है, जिसका सीधा असर हमें शेयर की कीमतों और उनके वैल्यूएशन पर दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली। और देखिए, कॉर्पोरेट दबाव का एक और रूप हमें वेदांता के मामले में देखने को मिलता है। वेदांता? हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा मामला है। एक ऐसी कंपनी जिस पर $7 बिलियन के भारी कर्ज का बोझ है। और इस कर्ज के पहाड़ से निपटने के लिए उन्होंने अपनी पूरी कंपनी को 5 अलग-अलग संस्थाओं में बांटने यानी डीमर्जर करने की एक बेहद आक्रामक रणनीति की घोषणा की है। और इस डीमर्जर के पीछे की अर्थनीति को समझना भी बहुत दिलचस्प है। जी, बताइए। जब एक बहुत बड़ी कंपनी जिसमें कई तरह के व्यापार शामिल हों, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, तेल एवं गैस, स्टील और पावर,
जब वो एक साथ काम करती है तो अक्सर एक घाटे वाला विभाग दूसरे मुनाफे वाले विभाग की वैल्यू को नीचे खींच लेता है। अच्छा, इसे ही शायद कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट कहते हैं ना? बिल्कुल सही। वेदांता का मानना है कि इन पांचों को अलग अलग स्वतंत्र कंपनियों में बांटने से हर कंपनी अपने अपने क्षेत्र के निवेशकों को आकर्षित कर सकेगी, अपना अलग फंड जुटा सकेगी, जिससे कुल मिलाकर वैल्यू अनलॉकिंग होगी और कर्ज का बोझ उतारने में मदद मिलेगी। तो ये तो हुई उन कंपनियों की बात जो मौजूदा संकट और पुराने कर्जों से लड़ रही हैं। जी। लेकिन जैसा कि अक्सर कहा जाता है, हर बड़ा संकट एक नए बदलाव को भी जन्म देता है। बिल्कुल। पश्चिम एशिया के ऊर्जा संकट ने भारत के लिए एक बात पत्थर की लकीर की तरह साफ कर दी है, और वो ये कि हम हमेशा के लिए आयातित तेल के भरोसे नहीं बैठ सकते। एकदम सही कहा आपने। और यही कारण है कि पारंपरिक ऊर्जा की दिग्गज कंपनियां जैसे कोल इंडिया और एनटीपीसी अब तेजी से ग्रीन पिवट कर रही हैं। जी। वे अब बैटरी स्टोरेज यानी BESS प्रोजेक्ट्स पर अरबों रुपए लगा रही हैं। और ये BESS या बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स भविष्य की ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसा क्यों? कारण बहुत सीधा है। देखिए, सूरज हमेशा नहीं चमकता और हवा हमेशा नहीं चलती। हाँ, ये तो है। तो सौर और पवन ऊर्जा से बनी बिजली को स्टोर करने के लिए विशालकाय बैटरियों की जरूरत होती है, ताकि पीक आवर्स में, यानी जब मांग सबसे ज्यादा हो, तब उस बिजली का इस्तेमाल हो सके। इसलिए कोयले पर निर्भर कंपनियां अब इन स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में अपना सुरक्षित भविष्य देख रही हैं। और ये बदलाव न सिर्फ बैटरियों तक सीमित नहीं है। अच्छा। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। जी। एनटीपीसी का आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री में जो पूरी मटका ग्रीन हाइड्रोजन हब है, अब वो सिर्फ कागजों पर नहीं रहा। 1.85 लाख करोड़ रुपए का ये विशाल प्रोजेक्ट अब सक्रिय निष्पादन यानी एक्टिव एग्जीक्यूशन के चरण में है। मतलब इस पर जमीन पर तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। ये तो बहुत ही सकारात्मक खबर है। और ऊर्जा के साथ साथ एक और क्षेत्र है जहां आत्मनिर्भरता की तत्काल आवश्यकता महसूस की जा रही है। कौन सा क्षेत्र? रक्षा क्षेत्र। ओ बिल्कुल। जब दुनिया में युद्ध के मोर्चे खुल रहे हों, तो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ा जोखिम है। बिल्कुल जोखिम है। यही वजह है कि सरकार ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में 2.38 लाख करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है। और इसका सीधा आर्थिक लाभ तो हमारी घरेलू कंपनियों को ही हो रहा है। जी हाँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनामिक्स जैसी कंपनियों के पास अब ऑर्डर्स की भरमार है। सच कहूं तो ये कंपनियां उस नए भारत के कॉरपोरेट जहाज हैं जो इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और अगर इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ा जाए ना, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। पश्चिम एशिया का युद्ध, लाल सागर और हॉर्मुज में तनाव, कच्चे तेल का $122 पर पहुंचना, विदेशी निवेशकों का बाहर जाना और फिर देश के भीतर RBI और सरकार के सख्त कदम, ये सब एक ही वैश्विक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। कोई भी घटना अलग-थलग या आइसोलेशन में नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। इस चर्चा को समेटते हुए ये कहा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2026 का ये आखिरी दिन सिर्फ पुरानी बहियों को बंद करने का दिन नहीं है। जी। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि भू राजनीति, हमारी ऊर्जा जरूरतें और वित्तीय बाजार एक अदृश्य धागे से बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं। अगर दुनिया के एक कोने में कोई मिसाइल दागी जाती है, तो उसकी गूंज भारत के किसी शहर में रेस्टोरेंट के ओवन के बंद होने या किसी बैंक की बैलेंस शीट में 4000 करोड़ रुपए के नुकसान के रूप में सुनाई देती है। और यही आज की इंटरकनेक्टेड यानी आपस में जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में दिमाग को झकझोर कर रख देता है। वो क्या है? और उसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण का अंत भी करना चाहेंगे। देखिए, एक तरफ हमने असली दुनिया की बात की, जहां पेट्रोल की एक एक बूंद के लिए संघर्ष है, गैस की किल्लत है, सरकारें 3 रुपए बचाने के लिए ट्रिलियंस का नुकसान उठा रही हैं और असली युद्ध लड़े जा रहे हैं। लेकिन इसके ठीक समानांतर तकनीकी एक बिल्कुल अलग वर्चुअल दुनिया है जो अपनी ही धुन में मगन है। ओहो, मैं समझ रहा हूं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कंपनियों के वैल्यूएशन की तरफ इशारा कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जरा इस डेटा पर गौर कीजिएगा। इमर्जेंट नाम का एक AI स्टार्टअप है। ये स्टार्टअप दावा कर रहा है कि वो सालाना $100 मिलियन की कमाई
जिसे ARR कहते हैं, वो कर रहा है। $100 मिलियन। हाँ, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि ये कमाई किसी ठोस या पारंपरिक अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स पर आधारित नहीं है। तो फिर किस चीज पर आधारित है? ये सिर्फ इस अनुमान पर आधारित है कि यूजर्स उनके AI मॉडल के कितने टोकन्स की खपत कर रहे हैं। अच्छा, यानी भविष्य में होने वाले इस्तेमाल की उम्मीद को आज की पक्की कमाई मान लिया गया है। बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब बात है। और अगर आप एलन मस्क की कंपनी XAI का मामला देखें ना, तो वो तो और भी दिलचस्प है। उसमें क्या हुआ? उस कंपनी के 11 में से 8 सह संस्थापक यानी को-फाउंडर्स कंपनी छोड़कर जा चुके हैं। 11 में से 8? जी हाँ, मतलब जो लोग उस तकनीक को बना रहे थे वही बाहर हो गए हैं। ओहो। फिर भी कागजों पर उस कंपनी का वैल्यूएशन $250 बिलियन आंका जा रहा है। $250 बिलियन? हाँ ये तो सच में सोचने का विषय है। जी। एक तरफ वो अर्थव्यवस्था है जो कच्चे तेल, जहाजों और धातुओं की ठोस जमीन पर टिकी है, जो इस वक्त युद्ध और महंगाई से कराह रही है। और दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया की वो अर्थव्यवस्था है जो सिर्फ कंप्यूटर के एल्गोरिदम, टोकन्स और भविष्य के हवाई वादों पर अरबों खरबों डॉलर के वैल्यूएशन पर उड़ रही है। बिल्कुल। तो इस वित्तीय वर्ष के अंत पर ये एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है कि असल में कौन सा बुलबुला ज्यादा खतरनाक है? जी। क्या असली दुनिया का ये ऊर्जा संकट जहां संसाधनों के लिए भौतिक लड़ाई हो रही है, या फिर डिजिटल दुनिया का ये AI वैल्यूएशन का बुलबुला जहां बिना मुनाफे और बिना टीम के भी कागजों पर संपत्ति के पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। इन अहम सवालों और इस विस्तृत चर्चा के साथ आज का ये गहन विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। हम सबको सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य के लिए विचार मंथन जारी रखें।